अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवीद अंजुम। आज आप लोगों के साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ एंड दैट इज़ हाउ टू राइट अ परफेक्ट एंड इफेक्टिव सीवी। सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाए। और सबसे पहले मैं सीवी की इम्पोर्टेंस बता देता हूँ आप लोगों को। वेल, द सीवी एक्चुअली हाईलाइट्स एंड रिफ्लेक्ट्स योर अचीवमेंट्स। ये सीवी ही होती है जो कि किसी एम्प्लॉयर को या फर्म को, जहाँ पे आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, या जो है ना जिस ग्रेजुएट स्कूल में या किसी प्रोफेसर को आप अप्रोच कर रहे होते हैं, जब आप उनको सीवी सेंड करते हैं तो आपकी सीवी ही होती है जो कि उनको बताती है कि आप कितने कैपेबल हैं एंड दैट यू वर्थ इट। और इसका मतलब है कि इट कुड बी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इफ़ इट्स रिटन अप्रोप्रिएटली। तो अगर ये अच्छे अंदाज में लिखी जाए तो ये अफेक्टिव हो सकती है। तो सीवी के लिहाज से ये है कि जहन में ये आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं कि सीवी जो है ना मिनिमम पेजेस पे मुश्तमिल होनी चाहिए, 1 से 2 पेजेस के ऊपर। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं या ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उनके लिए ये ठीक है बात कि 1 से 2 पेजेस की मिनिमम या मैक्सिमम जो है ना सीवी हो सकती है। मगर ये डिपेंड करती है एक पर्सन के एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अगर किसी पर्सन की एक्सपर्टीज़ है या एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी सीवी इट कुड बी 4 to 6 पेजेस। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिनको मैंने अपनी गाइडलाइंस को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले डूज़ में, और उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट है उसमें मैं डोंट्स मेंशन करूँगा। तो डूज़ में ये है कि ऐसे मैं पॉइंट्स बताऊंगा और इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा मैं, जो कि आप लोगों ने एक परफेक्ट सीवी बनाने के लिए अडॉप्ट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। सबसे पहले जो पॉइंट आता है, जो टिप है, वो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपका नेम। नेम में ये है कि इट शुड बी योर कंप्लीट नेम। कोई निक नेम डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें, सिर्फ अपना कंप्लीट नेम जो है। अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम है नवीद अंजुम, तो सिर्फ नवीद अंजुम लिख देना इनफ है। सिर्फ आप नवीद ना लिखें, या अगर अंजुम आपका सेकंड नेम है तो सिर्फ अंजुम लिखने के ऊपर सिर्फ इक्तफा ना करें, अपना कंप्लीट नेम उस पर मेंशन करें। उसके बाद है आपकी ईमेल एड्रेस आती है और आपका फ़ोन नंबर आता है। अपनी जो ईमेल एड्रेस है और फ़ोन नंबर है वो मेंशन करें सीवी के अंदर, जो कि उस टाइम वर्किंग कंडीशन में हो, वर्किंग हो। और उसके बाद आपके एड्रेस जो आपका होता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, जो कि आपका घर का एड्रेस होता है, तो वो आप कंप्लीट एड्रेस वहाँ पे मेंशन करें। तो नॉर्मली कुछ जो है ना केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि स्टूडेंट्स या लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि जो उनकी स्ट्रीट्स होती हैं या कोई ऐसी उस एड्रेस के अंदर आ जाती हैं, जो कि वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ना कॉलोनी है, मच्छर कॉलोनी कह देते हैं, तो उसको वो ट्राई करते हैं कि ट्रांसलेट कर देते हैं मॉस्किटो कॉलोनी। तो कोशिश करें कि ऐसे ना करें। जो जो एग्जैक्ट आपकी स्ट्रीट है या आपका सिटी है, कुछ भी है, तो एज इट इज़ उसको जो है ना आप इसमें लिख दें, तो उसका कोई इश्यू नहीं होता। सेकंड पॉइंट है जी आपकी ऑब्जेक्टिव आती है। ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि उसमें आपने डिस्क्राइब करना होता है अपने आपके जो प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, वो आपने अपने ऑब्जेक्टिव में वो 2 to 3 सेंटेंसेस की बेस पे जो है ना मुश्तमिल होना चाहिए आपका वो ऑब्जेक्टिव। वो आप मेंशन करें जिस पर्पज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपकी एप्लीकेशन हो, कोशिश करें उस डोमेन में रहे कि आपके ना जो प्रोफेशनल गोल्स हैं वो मेंशन करें। और मैक्सिमम जो है ना आपके 2 से 3 सेंटेंसेस वो इनफ होते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव के अंदर। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टिप है वो उसमें आती है जी एजुकेशन। तो एजुकेशन ये टेबलर शेप में, जो टेबलर फॉर्म है, टेबल की फॉर्म है, आप इसको आपकी एजुकेशन आप उसको अपनी डिटेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप इसको राइट करें इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो है ना, जो मतलब ये कि आपकी जो पास्ट एजुकेशन है शुरू से जो आपकी आ रही है वहाँ से लेकर, और जो प्रेजेंट तक, रिसेंट तक जो आपकी आ रही है। फॉर एग्जांपल अब मैंने मैट्रिक किया था तो वो मैंने 2010 में किया था, तो पहले मैं मैट्रिक से शुरू करूँगा 2008 से 2010। उसके बाद मैं एफएससी भी मेंशन करूँगा, उसके बाद मैं अंडर ग्रेजुएट, फिर उसके बाद मास्टर्स, और उसके बाद पीएचडी। अगर जैसे कि आप अपने सिनेरियो के मुताबिक आप इसको
कर सकते हैं। तो इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इस जो आप एजुकेशन अपनी यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसमें आती है जी आपका आप उसमें डेट मेंशन करते हैं। डेट में ये है कि आप सिर्फ ईयर मेंशन कर दें, वो इनफ होता है। उसमें आपकी प्रॉपर जो है ना डेट, फॉर एग्जांपल 3 मई या 4 मई या 5 मई, ये लिखना लाज़मी नहीं है, और मंथ भी लिखना लाज़मी नहीं है। इसके अंदर एजुकेशन के वास्ते सिर्फ ईयर लिख देना इनफ होता है। उसके बाद आप जो आपका जो बोर्ड है, इंस्टीट्यूशन है या कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, तो वो इंस्टीट्यूट का नेम जो है ना वो आप मेंशन करेंगे उसमें। उसके बाद जो है ना आपकी जो आउटकम्स हैं, अब आउटकम से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि आपके जो रिज़ल्ट्स आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई सीजीपीए है, अब 3.5 आउट ऑफ 4 और 4 आउट ऑफ 4 कोई भी है, और परसेंटेज आपकी, या अगर आपकी जीपीए में नहीं है, आप जब मैट्रिक और एफएससी करते हैं इंटरमीडिएट, तो उसमें आपकी परसेंटेज में होती है, तो वो आप परसेंटेज उसमें आउटकम्स में आपके लिख सकते हैं एजुकेशन पार्ट के ऊपर। उसके बाद आती है जी फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। जो आपने जॉब की होती है, जो आप एम्प्लॉयड रहे होते हैं, तो वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है अपने सीवी के अंदर। ये आप टेबुलर शेप में लिख सकते हैं, बेटर है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप बुलेट शेप में बुलेट फॉर्म में लिखना चाहें तो, लेकिन टेबुलर शेप में मेरे ख्याल से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टेबुलर शेप में आप लिख दें। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, ये भी एजुकेशन की तरह जो है ना आपने इसको राइट करना है इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब ये है कि अब पास्ट जो आपका एक्सपीरियंस आ रहा है, जो आपने एम्प्लॉयमेंट जो आपकी आ रही है, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई 2014 में आपने कोई जॉब स्टार्ट की और आपने 2016 में क्विट कर दी, वो आप सबसे पहले लिखें। उसके बाद आपने 2016 से 2018 बिलफर दूसरी कोई जॉब की, तो वो आप दूसरे नंबर पे लिखें। इस तरह जो रिसेंट तक आपकी कोई जो भी जॉब आ रही हो, तो वो आप उसको मेंशन करें इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और उसके बाद इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ये जब टेबुलर शेप में आप लिखेंगे, इसमें जो आपकी आ जाती है डेट्स आप मेंशन करेंगे। डेट्स में अब ये है कि जब मैंने एजुकेशन का बताया था, उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ आप उसमें ईयर मेंशन करें। तो इसमें यह है कि आप मंथ मेंशन करें और उसके साथ साथ अपना ईयर मेंशन करें। डेट डेट कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। तो ये दो चीज़ें, मंथ और ईयर, ये नेसेसरी हैं, ये मेंशन करें इसके अंदर। उसके बाद जॉब टाइटल, जो डेजिग्नेशन है, वो मेंशन करें कि आप किस पोस्ट के ऊपर काम करते रहे हैं। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशन, जिस फर्म के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कोई जॉब की है या आपने कोई टीचिंग की है, तो आप जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, जो भी है तो उसका आप नाम मेंशन करेंगे। और कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि जॉब कोशिश करें कि वो लिखें कि जो है ना, जो आपकी जिसमें जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन जिस हवाले से हो, उन जॉब्स को आप मेंशन करें, हाईलाइट करें, वो ज़्यादा आपकी इफ़ेक्टिव होती हैं। चौथे पॉइंट के बाद है जी फिफ्थ पॉइंट, आपकी जो सीवी के अंदर जो मैं आपको टिप दूंगा वो है जी स्किल्स आपकी। वो ये आपको टेबुलर शेप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, या बुलेट फॉर्म में लिख दें, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो स्किल्स में जी डिफरेंट आपकी स्किल्स आ जाती हैं। तो इसमें डिफरेंट स्किल्स में ये है कि जो आपकी मेजर जो है ना जो स्किल्स हैं वो मैं मेंशन करता जाऊंगा। इसमें आ जाती हैं जी आपकी कंप्यूटेशनल स्किल्स आ जाती हैं। कंप्यूटेशनल स्किल्स में आप मेंशन कर सकते हैं आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी कोई प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं, या आपका कोई रिसर्च पोटेंशियल है, यानी कि जो को कंप्यूट करने के वाले से, कंप्यूटेशनल के वाले से आपकी स्किल्स हों कि आपको वो एबल हों, कैपेबल हों वो चीज़ करने के। फिर आती हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स हैं कि आप जो है ना कि कोई प्रोजेक्ट लीड कर सकते हैं, आपके अंदर वो भी काबिलियत मौजूद है। या आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट सॉरी, आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उनको आप लीड कर सकते हैं। और उसके बाद है जी कोई इवेंट्स, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस हेल्ड करवानी हो, तो वो आपके अंदर ना स्किल्स मौजूद हैं कि आप उनको जो है ना लीड कर सकें। फिर आती हैं जी आपकी टीम वर्किंग और मैनेजमेंट स्किल्स। ये आप मेंशन करें कि आपके अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं। टीम वर्किंग के हवाले से मैं फॉर एग्जांपल ये बता देता हूँ कि कोई सोसाइटीज़ हैं जिसमें आप जो है ना एक एज अ टीम जो है ना वर्क कर रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई ब्लड डोनर सोसाइटी है, वो भी एक एज अ टीम जो है ना चलती है। तो वो आप अगर वो आपने ज्वाइन की हुई थी या आप कर रहे हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपकी जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें ही आपकी, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट डील करते हैं, कोई प्रोजेक्ट कंडक्ट करवाते हैं और कुछ किसी फाइनल स्टेज तक लेके जाते हैं, तो वो आपकी ये और टाइमली जो है ना आप उसको कंप्लीट करवा लेते हैं और लीड कर लेते हैं, तो वो आपकी जो है ना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में आ जाती हैं। उसके बाद है जी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे लास्ट स्किल्स में यहाँ पे मेंशन करूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट,
तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और ये मैटर करती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर एक कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है या कोई जो है ना एम्प्लॉय है, वो अगर ठीक तरह से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता अपने बॉस को या अपने सुपरवाइज़र को या किसी अपने प्रोफेसर को, तो वो ज़ाहिर सी बात है, तो अगर वो कन्वे नहीं कर पाता तो वो डेफिनेटली ही विल बी लॉस्ट। तो वो कुछ भी नहीं है अगर वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो कोशिश करें कि अपनी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उनको इम्प्रूव भी साथ साथ जो है ना पॉलिश करें, इम्प्रूव करें उनको। तो ये स्किल्स भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके अंदर कम्युनिकेट करने की स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं। 6th जो गाइडलाइन है वो है जी एक्सपीरियंस के हवाले से। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, जितना भी एक्सपीरियंस है, वो आप जो है ना आपके सीवी की जो मेन बॉडी है वो इस पॉइंट के अंदर, इस हेडलाइन जो आपकी मेन हेडिंग होंगी एक्सपीरियंस, इसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं आपके। सबसे पहले आपका कोई जॉब का एक्सपीरियंस हो सकता है। जॉब एक्सपीरियंस के हवाले से ये है कि आपने कौन सी पोस्ट पे काम किया हुआ है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, और जो आपकी आया वो आपकी फील्ड की जॉब है या कोई डिज़ाइन ऑफिस की जॉब है या कोई आपकी रिसर्च की, कोई इसी तरह की कोई भी जॉब है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो आप मेंशन करें। और उसका आप दौरानिया, यानी कि जो आप कर सकते हैं पीरियड जो आपका है कि कितने जो है ना अरसा आपने वो जॉब की है, वो एक्सपीरियंस में आप मेंशन करेंगे। फिर आपका एक्सपीरियंस आता है जी आपका रिसर्च का। अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी, तो ये आपकी आ जाती है रिसर्च एक्सपीरियंस के अंदर। रिसर्च एक्सपीरियंस में आपका क्या क्या चीज़ आपकी ना शामिल होती है, क्या क्या चीज़ आ सकती है, वो ये है कि आपके अंदर जो है ना क्या कोई रिसर्च पोटेंशियल मौजूद है कि आप रिसर्च कर सकते हैं। आपके ये कर सकते हैं कि आपके अंदर कोई कौन सी टेक्निक्स जो है ना वो आपको आती हैं रिसर्च करने के हवाले से। आया वो न्यूमेरिकल टेक्निक्स और न्यूमेरिकल सिमुलेशन या न्यूमेरिकल मॉडलिंग के हवाले से हो गई, या एनालिटिकल मॉडलिंग के हवाले से हो गई, या फिजिकल मॉडलिंग हो गई, उस एक्सपेरिमेंटल जो जिसको कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है रिसर्च करने के हवाले से, वो आप मेंशन करें कि कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ और इनोवेटिव टेक्निक्स जो है ना जो आपको आती हैं, जो कि ज़ाहिर करें कि आप जो है ना वाकई जो है ना इस काबिल हैं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ताकि वो आपको कंसिडर कर सकें। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना सॉर्ट आउट करना आता है, रिसर्च गैप कैसे फाइंड करना होता है, ये चीज़ आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। और हाउ टू एनालाइज द डाटा एंड हाउ टू इंटरप्रेट द डाटा, कि आप कैसे जो है ना डाटा को इंटरप्रेट करना होता है, किस तरह उसको एनालाइज करना होता है, किस तरह उसको डिस्कस करना होता है। ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं। तो इसके बाद आती है आपकी, जब अगर आप टीचर रहे हैं कहीं पे, आप उस्ताद रहे हैं किसी भी फील्ड के हवाले से, तो आप टीचिंग के हवाले से लिख सकते हैं कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस मौजूद है। टीचिंग एक्सपीरियंस में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं, वो ये है कि आपने कोई ट्रेनिंग की हो, और उसके बाद आपने किसी को फैसिलिटेट किया हो किसी तरह के हवाले से, या आपने कोई सुपरवाइज़ किया हो। फॉर एग्जांपल जब मैं था, मैंने QCET में, जो साहिवाल में कैंपस है, उसमें मैंने टीचिंग की थी 1 सेमेस्टर के लिए। तो मैंने 3 जो है ना जो मेरे पास अंडर ग्रेड के रिसर्च ग्रुप्स थे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से, तो वो मैंने उनको सुपरवाइज़ किया था। तो वो अगर मैं होता तो मैं वो लाजमी मेंशन करता टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर, क्योंकि मैंने उनको सुपरवाइज़ किया है, अंडर ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होते हैं। और अगर आपने कोई टीचिंग का मटेरियल प्रिपेयर की है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और लैब की जो सुपरविज़न होती है, अब कोई लैब इंजीनियर है आप बिलफ़र्ज़, तो लैब इंजीनियर भी एक टीचिंग के हवाले से आ जाता है, क्योंकि वो अपनी लैब को सुपरवाइज़ कर रहा होता है, वो बच्चों को अंडर ग्रेड के हवाले से, या कोई भी स्टूडेंट्स हो जो लैब में अपीयर हो रहे होते हैं, जो लैब ले रहे होते हैं, तो वो अंडर सुपरविजन होते हैं उस लैब सुपरवाइज़र के। जो अगर कोई लैब सुपरवाइज़र है तो वो टीचिंग एक्सपीरियंस में इस चीज़ को शामिल कर सकता है। और उसके बाद आपकी एवोल्यूशन टेक्निक्स हो गई कि आपको कौन कौन सी जो एवोल्यूशन टेक्निक्स हैं वो आती हैं, या आपने कोई लेक्चर्स जो आपने डिलीवर किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर शुमार होंगी। और एक्सपीरियंस आपका फर्दर जो है ना वो क्या आ सकता है, वो ये है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आ सकता है। अभी रिसेंटली पिछले जो स्किल्स का जो पोर्शन था, उसमें मैंने बताया था कि आप वो स्किल्स मेंशन करें कि आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स मौजूद हैं। तो अब जो है ना जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस जो आपका है, ओरिजिनल एक्सपीरियंस था जो आप गुजर चुके हैं, उससे कर चुके हैं, कि आपके पास ये एक्सपीरियंस रह चुका है, वो मेंशन करें प्रॉपर डोमेन को।
तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं, अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस हेल्ड कराई है, कोई भी इवेंट इस तरह का हेल्ड कराया है, वेल नोन इवेंट हेल्ड करवाया है, तो आप कह सकते हैं कि जो है ना आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो आपने लीड किया था। और उसके बाद आपने कोई एग्जामिनेशंस के हवाले से आपने कोई कंडक्ट करवाए थे, वो तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। या इन्विजिलेशन की है आपने, वो आपका इसमें इस चीज़ में आपके एक्सपीरियंस में काउंट हो सकता है। और कोई आपने सर्वे ट्रिप्स मैनेज करवाए हैं कि स्टूडेंट्स के क्लासेस के, या आप कोई प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, या आप स्टाफ एडवाइज़र रहे हैं किसी भी हवाले से, किसी इंस्टीट्यूट में, या आप किसी ऑफिस की बात कर लें, तो उस ये आपके सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो मेंशन करें कि ये एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है। उसके बाद आते हैं अचीवमेंट्स के ऊपर, जो आपका 7वां जो है ना पॉइंट है हमारा। और अचीवमेंट्स में जो है ना डिफरेंट आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा क्वालिफ़िकेशंस को। तो क्वालिफ़िकेशंस एक्चुअली जो है ना, जो आपकी जो अचीवमेंट्स में आप जो क्वालिफ़िकेशंस डाल रहे हैं, वो आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ये आपकी हो रही हैं जो नॉन एकेडमिक बेसिकली जो है ना, जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस है जो आपने ली हुई हैं। इसमें आपकी डिफरेंट जो है ना एडिशनल आपकी आईटी क्वालिफ़िकेशंस हो गई, और उसके बाद आपने कोई कोर्स एक्स्ट्रा लिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर कोर्सेज़ की क्लासेस एक्स्ट्रा जो है ना वो कोर्सेज़ करते हैं प्रॉपर, तो उनके पास सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, तो वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस के अंदर आ जाएँगे। उसके बाद इस क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपकी लैंग्वेज की भी वो आ सकती है कि अगर आपके पास कोई लैंग्वेज की क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है, तो वो आपकी इस क्वालिफ़िकेशन में शुमार होगा अचीवमेंट्स के अंदर। तो इसके हवाले से ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो जापान है, यहाँ पे जो जापानीज़ लैंग्वेज है, उसको जो है ना निहोंगो बोलते हैं। इनका प्रॉपर टेस्ट होता है। तो अगर आप सर्टिफ़िकेट हासिल करना चाहते हैं, अगर आप क्वालिफ़िकेशन लैंग्वेज की जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास वो सर्टिफ़िकेट होना लाज़मी है और टेस्ट में अपीयर होना लाज़मी है। अब जैसा कि मुझे सिर्फ़ जो है ना कुछ चंद जो है ना सेंटेंसेस निहोंगो के आते हैं, तो और मेरे साथ जो आरिफ भाई होते हैं 3 से 4 मैक्सिमम उनको सेंटेंसेस जो है ना सिर्फ़ आते होंगे। तो हम जो है ना हम दोनों इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते कि जो है ना हमारे पास जापानीज़ लैंग्वेज की क्वालिफ़िकेशन मौजूद है, जब तक कि हम किसी टेस्ट में अपीयर ना हो, हमारे पास प्रॉपर सर्टिफ़िकेट ना हो। हम अपने जो है ना इस लैंग्वेज की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, इसको हम क्वालिफ़िकेशन में ऐड नहीं कर सकते इस अचीवमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद आता है जी आपकी अचीवमेंट्स के अंदर जो आपकी पोजीशंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप किसी ऐसी पोजीशंस पे रहे हैं जिसमें आप एक रिस्पांसिबल पर्सन के तौर पे आपने एक्ट किया है, तो वो आपकी अचीवमेंट्स के अंदर आ जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं जी? अगर कोई रोल प्लेइंग सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि ब्लड डोनर सोसाइटी है फॉर एग्जांपल कोई, तो आपने कोई इसमें कोई रोल प्ले किए है और आप एक रिस्पांसिबल पर्सन के तौर पे, फॉर एग्जांपल आप प्रेसिडेंट रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट किसी भी पोस्ट पे रहे हैं और एक्टिंग मेंबर रहे हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। कोई बोर्ड है, कोई कमेटी है, उसमें आप कोई मेंबर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई जर्नल का बोर्ड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उसके एक मेंबर हैं, तो आप एक रिस्पांसिबल पर्सन के तौर पे वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में आ सकती हैं। या आपने कोई एकेडमिकली जो है ना आपने कोऑर्डिनेट किया हो या कोऑर्डिनेशन के तौर पे, तो वो भी जो है ना आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में ऐड हो जाती है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन में इस सेगमेंट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। अचीवमेंट्स के अंदर फर्दर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके एकेडमिक अवार्ड्स। तो आपके एकेडमिक अवार्ड्स आपके शुरू से ही नॉर्मली जो है ना, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई पीएचडी के लिए अगर कोई आना चाह रहा है, तो उसने कोशिश की होगी कि मास्टर्स में मैं स्कॉलरशिप विन करूं, मैं बैचलर्स में जो है उसमें स्कॉलरशिप विन करूं। समटाइम्स किसी को तो एफएससी में भी जो है ना आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, तो वो भी आपके एकेडमिक अवार्ड्स में कंसिडर होती हैं। आपके अगर कोई मैट्रिक में या कोई इंटरमीडिएट में आपकी कोई पोजीशन आई है, उसको हाईलाइट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई प्राइज़ मिला है, वो भी आप लाजमी मेंशन करें। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्कॉलरशिप्स आपने जो जो भी विन की हैं, या आपने कोई फंडिंग्स के हवाले से, फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, उसके लिए आपको कोई फंडिंग मिली है, एचईसी से कोई फंडिंग मिली है या किसी एक्सटर्नल सोर्स से फंडिंग मिली है कोई, तो वो ग्रांट और फंडिंग को आप मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली स्कॉलरशिप्स का मैंने बताया। आपने मास्टर्स के लिए वो मास्टर्स के लिए आपको कोई मिली, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैक्स फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ मैक्स स्कॉलरशिप की, या वर्ल्ड बैंक या जायका या कोई भी स्कॉलरशिप आपको मिली है, वो आपके अवार्ड्स में आ जाती है, तो वो आप अपने अवार्ड्स को मेंशन करना ना भूलें। इसके साथ साथ जो है ना लास्ट पे नॉट लीस्ट जो प्रोफेशनल मेंबरशिप है, वो आप मेंशन करें आपके अचीवमेंट्स के अंदर। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल मेंबरशिप है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी पहले भी मेंशन किया है, अगर अगर आप किसी जो आपका रिसर्च जर्नल होता है, उसका जो बोर्ड होता है, उसके आप एक प्रॉपर मेंबर हैं, तो वो आपकी एक प्रोफ़ेशनल मेंबरशिप है। और अब जो मैं यहाँ पे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, यहाँ पे जापान के अंदर जो है ना, मैं जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स का प्रॉपर मेंबर हूँ, तो वो एक मेरे प्रोफ़ेशनल मेंबरशिप में आ जाती है। मैं अगर होता तो वो मैं अपने अचीवमेंट्स के अंदर ये प्रोफ़ेशनल मेंबरशिप को मेंशन करना हरगिज़ ना बोलता। उसके बाद आती है जी आपके 8वें पॉइंट के ऊपर जो है ना हमारे, वो है जी पब्लिकेशंस आपकी। इसकी अब आप जो है ना मेन बॉडी के अंदर मेन हेडिंग में आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं। अगर आपके पास नहीं है पब्लिकेशंस, नो प्रॉब्लम, तो आप इस सेगमेंट को आप स्किप कर सकते हैं, 8th को। तो इस पब्लिकेशन के अंदर आप कौन-कौन सी चीज़ें आप अपनी डाल सकते हैं, इसमें आपकी आ जाती हैं जी आपका जो टाइटल है, आपका जो जर्नल आर्टिकल, फॉर एग्जांपल वो कॉन्फ्रेंस पेपर है, वो आपका कोई रिव्यू पेपर है, या आपका टेक्निकल रिसर्च पेपर, जो भी आपका है, रिसर्च पेपर है या टेक्निकल पेपर है, तो वो आप उसका टाइटल मेंशन करें, आप जर्नल का नेम मेंशन करें, या कोई कॉन्फ्रेंस है तो उसका नेम मेंशन करें, या कोई बुक है तो वो बुक का नेम मेंशन करें, और ईयर भी मेंशन करें कि किस ईयर में वो पब्लिश हुआ, या बुक है तो बुक किस ईयर में वो पब्लिश हुई। और उसके साथ साथ जो आपका नेम होगा, ऑथर्स के नेम आपने अगर डाले हुए हैं, तो आप अपना नेम हाईलाइट करना, बोल्ड करना हरगिज़ ना भूलें। सेकंड लास्ट पे है जी, जो इम्पोर्टेंट टिप है जो आपने अडॉप्ट करनी है, वो है आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये हेडिंग है। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये लाजमी नहीं है, मगर आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा जो है ना कोई कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ हैं, आप कैपेबल हैं, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ें आप अपनी डाल सकते हैं। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें आप डाल सकते हैं, इसमें ये आती है जी आपकी, अगर आप कोई सपोर्ट है, कोई किसी भी तरह के स्पोर्ट्स के हवाले से, अगर आप कोई प्ले कर सकते हैं जो कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आप मेंशन करें उस चीज़ को इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन की उसमें सेगमेंट में, पॉइंट में। और आपके पास अगर कोई वॉलंटियर एक्टिविटी हो, किसी में आप वॉलंटियर रहे हों, कोई आपने काम किया हो, और तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपके पास मैं और एग्जांपल दे देता हूँ, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है और ये मेंशन कर सकते हैं। और कोई नॉन एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास अगर कोई मौजूद है, तो वो आप इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मज़ीद भी काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, जो कि वो अब आपके सिनेरियोज़ के मुताबिक होंगी, वो आप इसमें इनको जो अहम हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस हेडिंग के अंदर। लास्ट पे आती है जी जो टिप है मैं आपको दूंगा, वो है आपकी रेफरीज के हवाले से। रेफरीज से मुराद ये है कि आपके जो रेफरेंस आप देते हैं आप किसी पर्सनस के, क्या आप इन पर्सनस के हवाले से इन पर्सनस को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि समझ लें कि ये आपकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से होते हैं कि आप वाकई एक रिलायबल पर्सन है, इसलिए ये रेफरीज जो है ना ये दिए जाते हैं, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकी दी जाती हैं। तो नॉर्मली जो है ना जो मैंने देखे हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स की सीवीज़ में वो ये है कि वो 1 या 2 रेफ़रेंस ना दे देते हैं। तो कोशिश करें कि जो है ना 3 रेफ़रीज़ के नाम जो है ना लाज़मी आप मेंशन करें, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब उन 3 रेफ़रीज़ जो हैं उसमें आप कौन-कौन से पर्सन्स को आप ऐड कर सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है कि अगर आपका कोई सुपरवाइज़र है, आप अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका अंडरग्रेड के जो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा उसमें कोई आपके सुपरवाइज़र होंगे। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो आपकी ज़ाहिर सी बात है आपके मास्टर्स में आपका कोई सुपरवाइज़र रहा होगा, तो वो कोई प्रोफेसर है, कोई सुपरवाइज़र है, आप उनको जो है ना अपने रेफरी के तौर पे एक तो उनको मेंशन करें। दूसरा, आप किसी भी अपने को एकेडमिक पर्सन जो जिसमें एकेडमिक्स में जो मौजूद जो पर्सन जो आपको जानता हो, उसको लाजमी जो है ना एटलीस्ट उनको भी आप मेंशन करें। तो इस तरह आपने जो है ना टोटल 3 रेफरेंस जो है ना आपने ऐड करने हैं आपके इस रेफरीज वाले सेगमेंट में। अब इस रेफरीज के वाले से जो आपने जो डिटेल्स जो मेंशन करनी है, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने लाजमी मेंशन करी हैं, जो कि नेसेसरी हैं इस पार्ट का, वो आती हैं जी आपकी फुल नेम आप मेंशन करें उस जो आप रेफरेंस जो दे रहे हैं उस रेफरी का, और उस उन पर्सन्स की डेजिग्नेशन बताएं, टाइटल जिस पोस्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो आप एसोसिएट प्रोफेसर मेंशन करें, प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर मेंशन करें, या किसी पोस्ट पे हैं, डायरेक्टर हैं तो आप डायरेक्टर मेंशन करें। तो वो आप उसकी डेजिग्नेशन मेंशन करें, उनका एड्रेस जो है वो आप मेंशन करें, और उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर जो है ना, फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो, और उसके साथ साथ उनकी ईमेल आईडी। ये कॉन्टैक्ट ये नंबर और ईमेल आईडी ये उनकी वर्किंग जो उस टाइम में जो वर्किंग हो वो आप उनको मेंशन करें, आपकी ईमेल और जो फ़ोन नंबर है। और इसके बाद जो है ना चलते हैं जी
जो हमारा फर्स्ट मेन सेगमेंट था डूज़ का, वो जो मैंने आपको गाइडलाइंस दिए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने अडॉप्ट करनी है। अब मैं आपको आपके साथ बढ़ता हूँ, वो है जी आप डोंट्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपने अडॉप्ट नहीं करने। मैं क्विकली जो है ना ये चीज़ें 10, ये भी 10 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये क्विकली मैं इनको पढ़ता जाऊँगा, बताता जाऊँगा आपको। तो इसमें ये है कि सबसे पहले ये है कि डोंट मेंशन योर रिलीजन। रिलीजन रिलीजन मेंशन की ज़रूरत नहीं है। नो वन केयर्स आप मुस्लिम हैं, आप नॉन मुस्लिम हो, आप कुछ भी हो, आपको रिलीजन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है जी आपकी एज। दूसरे पॉइंट पे है कि डोंट मेंशन योर एज। आपकी एज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है, पूछी हुई है, तो वो फिर आप जो है ना उसमें मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे जी आते हैं, डोंट मेंशन योर सीएनआईसी नंबर, या आपका पासपोर्ट नंबर है कोई, आप वो मैंने मोस्टली सीवीज़ में ये चीज़ देखी है कि पासपोर्ट नंबर या आपका जो एनआईसी नंबर है वो मेंशन कर देते हैं। तो वो कोशिश करें वो ना मेंशन करें, उसकी ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जी, डोंट मेंशन योर मैरिटल स्टेटस। आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप कुछ भी हैं, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नो वन केयर्स। ठीक हो गया। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं जी, डोंट पुट योर पिक्चर। आपको पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मोस्ट ऑफ द जो सीवीज़ हैं जो भी मैंने देखी हैं, जो है ना कोई कोई ऐसी हैं जो वाकई जो प्रोफेशनल वे में जो बनाई गई होती हैं, उनमें वो अवॉइड करते हैं पिक्चर को पेस्ट करना, अनलेस के जो है ना अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता कि आप अपनी पिक्चर पेस्ट करें, अब आपको ज़रूरत नहीं है आपकी पिक्चर पेस्ट करने की। उसके बाद है जी सिक्स्थ जो आपको टिप मैं दूंगा वो ये है कि डोंट डू एनी फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स। जो आपकी फॉर्मेटिंग है उसमें कोशिश करें कि आप मिस्टेक ना करें। फॉर्मेटिंग में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आती हैं जी आपकी लाइन स्पेसिंग हो गई, आपकी लाइन अलाइनमेंट हो गई पेज की जो आपकी हैं, और उसके बाद हैं जी आपकी का जो फ़ॉन्ट साइज़ है आपका, और फ़ॉन्ट कलर है। कोशिश करें कि कंसिस्टेंट रहें, सेम जो कांस्टेंट आप जो चलते आ रहे हैं पीछे से आप वो रखें। और इसको साथ साथ आप ये है कि आप ये भी कोशिश करें कि जब आप अपनी सीवी तैयार कर लें, आपकी फ़ाइनल हो जाए, उसको एक बार प्रिंट कर लें, प्रिंट करके कुछ उसको सामने रखें और चेक करें कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, ताकि जब अगले के पास जाए तो उसको वो चीज़ नज़र ना आए, और आप अगर कोई गलती निकल भी आती है तो आप उसको उनको भेजने से पहले ही वो चीज़ रिमूव कर सकें। उसके बाद आते हैं जी सेवन्थ पॉइंट के ऊपर कि डोंट मेक ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें, आप उसको रीचेक करें, दूसरी तीसरी चौथी बार आप उसको रीड करें कि ताकि कोई ग्रामर की या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स रह तो नहीं गई। अदरवाइज़ ये शो करेगा ये आपकी नॉन सीरियसनेस को, कि आप सीरियस नहीं हैं। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, ग्रामर मिस्टेक्स कर रहे हैं, जब छोटी छोटी चीज़ गलतियाँ आप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे वो आपको भेजते हैं या किसी आपको रिसर्च के वाले से भेजते हैं, तो वहाँ आप कितनी बड़ी गलतियाँ करेंगे तो आप बेहतर जान सकते हैं। एट्थ जो टिप है वो मैं आपको दूंगा जी, डोंट मेक यूजलेस हेडिंग्स इन सीवी। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपनी सीवी को लेंथी करने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स बना देते हैं, और फजूल की चीज़ें जो है ना उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें कि यूज़लेस जो हेडिंग्स हैं उसको आप अवॉइड करें, बिकॉज इट गिव्स अ बैड इम्प्रेशन। ये जो है ना एक बुरा इम्प्रेशन देता है। किस हवाले से कि इस हवाले से कि आप ये कोशिश कर रहे हैं, अगले को समझ आ जाती है कि आप सिर्फ जो है ना सीवी की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करने के चक्कर में, बाकी कोई ख़ास इस चीज़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट है जी, उसमें आते हैं कि डोंट मेक लॉन्ग सीवी इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट। अगर आपने फ्रेशली जो है ना आपने ग्रेजुएट किया है, तो ज़्यादा लेंथी सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि 1 से 2 पेजेस की सीवी जो है ना वो इनफ होती है एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए। हाँ, अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, आपके पास आपने जॉब्स की हुई हैं, तो फिर इट कुड बी 4 to 5 और 6 पेजेस सीवी, उसमें सच कोई इशू नहीं है। लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट के वाले से मैंने ख़ास तौर पे मेंशन किया है कि 1 से 2 पेजेस की सीवी इनफ होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 10th जो टिप है उसमें ये है कि डोंट जस्ट फाइनलाइज योर सीवी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आप सीवी को जो है ना फाइनलाइज ना करें। डोंट फाइनलाइज योर सीवी बाय योरसेल्फ। तो कोशिश करें कि अपने 2 से 3 सीनियर्स को ना वो सीवी दिखाएं, वो चेक कराएं, वो आपको वो कमेंट्स देंगे आपको कि ये चीज़ें फर्दर आप इम्प्रूव करें या ये बेहतर हो सकती हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें।
तो ये थी मेरी जो है ना सार प्रॉपर एक गाइडलाइंस के हाउ टू मेक अ परफेक्ट एंड इफेक्टिव सीवी। और कोशिश करें कि क्रिएटिव रहें एंड ट्राई टू मेक एन अट्रैक्टिव सीवी। और मेरी बाकी दुआ है आप लोगों के साथ कि जो है ना आप किसी भी आपकी जॉब के हवाले से आप अप्लाई करने जा रहे हैं, या आप किसी रिसर्च पोजीशन आया वो मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए आप उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि आप उसको सक्सेसफुली जो है ना विन कर लें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।